हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 डील करता है नेशनलिज्म इन इंडिया से। कि बेसिकली ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा तो पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। आई होप आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका भी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने लगेगा। तो देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया कि किस तरीके से जो इंडिया है वहां पे नेशनलिज्म, मॉडर्न नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई और किस तरीके से हमने जो ब्रिटिशर्स थे उनसे हमें फ्रीडम मिली। देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बात किया था, देखा था कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म जब यूरोप में आया था ना, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, बहुत से रेवोल्यूशन हुए थे, तो वो अपने साथ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। उसके बाद क्या हुआ था, जो नेशन और स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था और इसने एक और चीज में चेंज लाया। क्या था, जो पीपल्स के जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, लाइक हु दे वर, उनके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हुई कि वो बेसिकली है कौन, ऐसा क्या है जो उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ना। तो नए नए सिंबल्स का फॉर्मेशन हुआ, नए आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स और कुछ ऐसे आइडियाज जो लिंक करते थे, जो रीडिफाइन किया उनकी जो बाउंड्रीज थी कम्युनिटीज की, है ना। तो इन सब के बाद ये सब क्यों हुआ, क्योंकि मॉडर्न नेशनलिज्म जब ये आया यूरोप में, और कुछ जो ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे जो न्यू ये नेशनल आइडेंटिटी थी ना, उसकी जो प्रोसेस थी वो काफी लंबी थी। अब बात करेंगे कि इंडिया में कैसे हमें फ्रीडम मिली। तो बेसिकली इंडिया में भी क्या था कि हम लोग, हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल करते थे, हम लोग क्या थे, स्लेव थे उनके, है ना, हम उनके अंडर में काम करते थे। तो हमें किस तरीके से उनसे इंडिपेंडेंट, हम किस तरीके से उनसे आजाद हुए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ग्रोथ हुई थी नेशनलिज्म की इंडिया में अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की। तो यहाँ तक तो हम कवर कर चुके हैं। अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे स्टोरी फ्रॉम द 1920 से क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो यहाँ पे इंडिया में जो लोग थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, है ना, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, है ना, क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट क्या था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, 1913 से लेकर 1918 तक क्या था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जब 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, जब ये एंड हो गया वॉर, तो हमने देखा नेशनल मूवमेंट, ये जो नेशनल मूवमेंट थे वो स्प्रेड हो रहे थे न्यू न्यू एरियाज में और बहुत सारे न्यू सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो रहा था एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, ये चीज हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है। पहला ये है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, एंड सेकंड वन इज दैट व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, क्या इम्प्लीकेशन था उनका। तो ये दोनों का आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा। अब देखो, जब ये वॉर एंड हो गई थी ना, तो उस टाइम पे हमें एक नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिली। अब ये नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, तो देखो क्या हुआ था, इकोनॉमिकली क्या हुई थी, जितनी भी टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था। लाइक जो कस्टम ड्यूटीज होता है ना, जितना भी इम्पोर्ट और ये जो एक्सपोर्ट होता है ना ट्रेड का, उनमें जो चार्जेस लगते हैं वो कस्टम ड्यूटीज होते हैं, उनको बढ़ा दिया गया था, वर रेज्ड। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स क्या हो गई थी, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब देखो, ये जो वॉर ईयर चल रहा था, इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे जितनी प्राइसेस थी उसको इंक्रीज कर दी गई थी। अगर कोई चीज आपको 100 रुपीज में मिलती है तो अब आपको उसके लिए डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आपको उसके लिए 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। बिटवीन 1913 एंड 1918 इस टाइम पे क्या हुआ था, सबसे ज्यादा सफर किसको होना पड़ेगा, जो कॉमन पीपल होंगे उनको, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इवन जितने भी विलेजेस थे ना, वहां से जो जितने भी सोल्जर्स थे उनका सप्लाई किया जा रहा था। इस वजह से भी क्या हुआ था, इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, वो मतलब एकदम एग्रेसिव हो गए थे। फिर 1918 और 1919 और 1920 से लेकर 1921 तक ये प्रॉब्लम्स तो चली रही थी, साथ में और प्रॉब्लम्स भी आ गई। तो देखो क्या हुआ थी, जो इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे क्रॉप क्या हो गई, फेल हो गई ड्यू टू पुअर मानसून, मतलब अच्छी बारिश नहीं हुई, तो इस वजह से क्या हुआ, क्रॉप्स फेल हो गई।
रिजल्ट अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की क्या हो गई, कमी हो गई। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic, इस वजह से क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। लाइक जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, कोरोना वायरस, सेम उस टाइम पे क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया। अब अगर हम सेंसस उठा के देखें 1921 का, तो उस टाइम पे 12 to 13 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी एज अ ड्यू टू फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। अब देखो मतलब आधी पॉपुलेशन तो ऐसे ही वैनिश हो गई, लेकिन फिर भी जो पीपल थे वो काफी मतलब वो बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि उनके अंदर होप बची हुई थी कि नहीं, जब ये वॉर एंड हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसी टाइम पे क्या हुआ, एक नए लीडर अपीयर्ड हुए और उन्होंने सजेस्ट किया था एक न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब वो न्यू लीडर कौन थे उसके बारे में बात करेंगे। तो वो थे महात्मा गांधी। उन्होंने दिया था आइडिया ऑफ सत्याग्रह का। अब महात्मा गांधी इंडिया में कब आए थे, तो वो आए थे 9 जनवरी 1915 में। और 9 जनवरी को ही हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ प्रवासी भारतीय दिवस। तो हमें पता है ना कि बेसिकली वो साउथ अफ्रीका से आए थे, जहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली फाइटिंग की थी, फाउट किए थे अगेंस्ट रेसिस्ट रिगाइन। यहाँ पे ये रेसिस्ट रिगाइन क्या होता है, तो साउथ अफ्रीका में क्या है, ब्लैक रेस के पीपल रहते थे एंड वहां पे रूल किसका था, जो व्हाइट पीपल्स थे वो वहां पे रूल कर रहे थे। और वो इन ब्लैक पीपल्स के साथ क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं करते थे, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अलाउ नहीं करते थे, है ना। उनके साथ बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तो उस वजह से क्या हुआ, वहां पे उन लोगों ने मूवमेंट किया, सत्याग्रह का स्टैब्लिश हुआ, है ना। तो अभी बेसिकली सत्याग्रह की डेफिनेशन क्या है, सत्याग्रह होता क्या है। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, मतलब सच्चाई के लिए कोई आप जंग लड़ रहे हो। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज ऑफ वॉज ट्रू, अगर आपका जो कॉज है वो ट्रू है, ठीक है, और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो इनजस्टिस के अगेंस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे फिजिकल फोर्स की कोई भी नेसेसरी नहीं होगा। आप बिना किसी फिजिकल फोर्स के भी आप वो जो स्ट्रगल कर रहे हो आप उसमें सक्सेस पा सकते हो, आप फाइट कर सकते हो विथाउट सीकिंग वेनेगेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना मतलब बिना एंगर हुए। और जो सत्याग्रही होता है ना, वो कुड विन द बैटल, वो उस बैटल को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस के थ्रू। तो महात्मा गांधी बिलीव करते थे दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उनका ये मानना था कि जो धर्म है ना नॉन वायलेंस का, वो इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। अब जब ये महात्मा गांधी जब इंडिया में आए ना, तो उन्हें मतलब जब 1915 में तो आ गए थे, लेकिन एक साल तक क्या किया, उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, विजिट किया और देखा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिर उन्होंने 1916 में वो चंपारण बिहार में गए, वहां पे जो पीसेंट्स थे उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम था ना, उसके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां पे महात्मा गांधी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। फिर बात करें 1917 की, तो वहां पे क्या किया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, गुजरात में। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट, उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था ताकि वो जितनी भी पीसेंट्स है ना, जो फार्मर्स हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, उनको सपोर्ट कर सके। अब अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, लाइक क्या हुआ था उस टाइम पे, जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी और वहां पे क्या हुआ था, प्लेग एपिडेमिक आ गया था। जो जितने भी पीसेंट्स थे ना, वो वहां पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो उनका रेवेन्यू पे करने में मतलब उनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब क्रॉप ही नहीं होगी तो वो रेवेन्यू कैसे पे कर पाएंगे ब्रिटिशर्स को, है ना। तो उनका ये डिमांडिंग था दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स, उनका जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन था उसमें थोड़ा उनको छूट मिलनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या गया था, मूवमेंट चलाया गया था। फिर 1918 में एक मूवमेंट हुआ था जिसमें महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे, गुजरात, टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स, है ना। तो ये 3 मूवमेंट थे जो जैसे ही वो इंडिया में आए थे उसके बाद उन्होंने सबसे पहले चंपारण जो बिहार में है वहां पे एक मूवमेंट किया था। फिर 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है वहां पे मूवमेंट हुआ था, और 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या है।
तो एम्बोल्टनेंट विद दिस सक्सेस, लाइक उनको तीनों ही मूवमेंट जो थी उनमें काफी सक्सेस मिल गई थी। तो गांधी जी इन 1919 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेंगे नेशन वाइड सत्याग्रह। अब वो पूरे इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करेंगे अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। ये जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसके अगेंस्ट में। अब ये जो एक्ट है ना, बीन हरिडली पास, मतलब बहुत ही हड़बड़ी में इसको पास कर दिया गया था। किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे जितने भी उस जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, वहां पे जितने भी इंडियन जो मेंबर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे? इसको अपोज कर रहे थे। इट गिव द गवर्नमेंट इनर्मस, क्योंकि देखो ये जो एक्ट आया था ना, इसने गवर्नमेंट को इनर्मस पावर दे दी थी कि वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उसको रिप्रेस करें, और बिना किसी ट्रायल के वो लोगों को प्रिजन में डाल दे रहे थे, जेल में, फॉर 2 years। ठीक है, तो इससे जो इंडियन मेंबर्स थे ना, वो उनको ये रॉलेट एक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो डिसएग्री थे इस एक्ट से। तो महात्मा गांधी चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। इस लॉ के अगेंस्ट में वो चाहते थे नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब स्टार्ट हुई थी? विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ गया था। तो क्या हुई थी? बहुत सारी जगह में रैलीज का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, बहुत सारे सिटीज में, और जो वर्कर्स थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए थे। रेलवे वर्कशॉप्स एंड जितनी भी शॉप्स थी ना, उसको वो क्लोज हो गई थी। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railway, telegraph would be disrupted। जितनी भी कम्युनिकेशन मीडिया था ना, लाइक टेलीग्राफ हो गया, रेलवे लाइन, ये सब क्या हो गई थी? बंद हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। और जितना भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिज्म, लाइक जो जितने भी मूवमेंट हो रहे थे उनको क्लैम्प डाउन करना। अब जितने भी लोग जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे ना, उनको सबको क्या कर रहे थे? पिक कर रहे थे, लाइक अमृतसर से हो गया। तो महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली ऑन 10 अप्रैल। द पुलिस, और फिर 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर में, उन्होंने फायर कर दिया था अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स पे उन्होंने अटैक किया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे अटैक किया, और क्या इम्पोज किया? मार्शल लॉ, मतलब मिलिट्री रूल को इम्पोज किया। और जो जनरल डायर थे ना, वो उस टाइम पे कमांड कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, कि ये जलियांवाला जो बाग था जो अमृतसर में है, वहां बेसिकली हुआ क्या था। तो 13 अप्रैल में क्या हुआ था? ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो उस दिन क्या हुआ थी? बहुत सारी क्राउड थी ना, वो गैदर हुई थी। एक ग्राउंड था, जलियांवाला बाग था, वहां पे वो सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो कुछ सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, लाइक जो गवर्नमेंट ने जो न्यू डिसीजन लिए थे ना, न्यू पॉलिसीज जो लेके आई थी, ये मार्शल लॉ, उसके अगेंस्ट में क्या हुए थे? वो प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ वहां गैदर हुए थे। और कुछ क्या हुए थे उस टाइम पे? क्या बैसाखी चल रही थी, बैसाखी का टाइम था, तो वहां पे फेयर लगा, मेला लगा हुआ था। तो कुछ वहां पे वो बैसाखी का फेयर अटेंड करने हुए आए थे, तो भीड़, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड था उस टाइम पे। अब देखो, बेसिकली वो सब कहाँ से बिलोंग करते थे? वो सब आउटसाइड द विलेजेस से आए थे, तो वो मार्शल लॉ के बारे में इतना जानते नहीं थे, वो एकदम अनअवेयर थे मार्शल लॉ से जो वहां पे इम्पोज किया गया था। फिर जब डायर को पता चला कि वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग क्राउड होके मूवमेंट कर रहे थे, तो डायर एंटर द एरिया, वो उस एरिया में एंटर हुए। और वहां पे उस टाइम पे एक उनकी पूरी ये थी कि वहां पे सिर्फ एक ही मेन गेट था, उन्होंने उस जो मेन गेट था उसको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और वो ओपन क्या करने लगे? फायरिंग करने लगे उस क्राउड पे। और उस टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to certain in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। अब इस टाइम मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि लोगों के अंदर क्या हुआ? डर बैठ गया, है ना, वो एकदम डरने लगे। अब एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही ये न्यूज स्प्रेड हुई, तो क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब क्या हुई? उसके बाद स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस होने लगे पुलिस के साथ में, और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहां पे अटैक्स होने लगे। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, और जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने भी काफी ब्रूटली तरीके से रिप्रेशन को मतलब रिस्पॉन्ड किया, मतलब ह्यूमिलेट किया, टेरराइज किया पीपल्स को। जितने भी सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया कि वो अपनी नोज को रब करे ग्राउंड पे,
क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब स्ट्रीट्स पे क्या हुए, क्रॉल होते हुए चले, एंड डू सलाम, और सैल्यूट करे जितने भी जो साहिब्स थे उनको। पीपल्स वर फ्लॉज्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब एंड जो कि बेसिकली अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, वो उसको क्या कर दिया गया, बॉम्ब से उड़ा दिया गया। सिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब जब महात्मा गांधी ने देखा कि इतना सब कुछ हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, इस जो मूवमेंट स्टार्ट किया था ना उसको स्टॉप कर दिया गया। अब देखो, while the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. ये फिर भी कहाँ पे mostly limited रहा, cities and towns में। महात्मा गांधी को अब ये रियलाइज हो गया कि उन्हें एक लॉन्च करना चाहिए एक बड़े लेवल पे, है ना, मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, ताकि सब लोग क्या हुए इससे अवेयर हो सके। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. मतलब उनको ये रियलाइज हो गया था कि जब तक वो हिंदूज एंड मुस्लिम को साथ में नहीं लाएंगे तब तक वो ऐसा कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं कर सकते। इसलिए वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। उन्होंने क्या किया था, फिर खिलाफत जो इशू चल रहा था ना उसको उन्होंने माइंड में लिया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो एंड हो चुका था और उस टाइम पे एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमान। जो ओटोमान थी उसकी डिफीट हो चुकी थी। ओटोमान जो कि बेसिकली टर्की है ना, तो वो क्या हार चुका था। एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमान। मतलब ऐसा रूमर था, ऐसा रूमर फैल रहा था कि एक हार्श ट्रीटी है ना, पीस ट्रीटी, वो इम्पोज होगी, किसके ऊपर इम्पोज होगी, ओटोमान के ऊपर। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब जो हेड थे इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसका जो हेड होता है ना, खलीफा जो होता है, उनके ऊपर। अब इस खलीफा को डिफेंड करने के लिए, टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था बॉम्बे में इन मार्च 1919 में। ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो खिलाफत कमेटी का जो फॉर्म हुई थी ना बॉम्बे में, कब हुई थी, मार्च 1919 में। तो एक यंग जनरेशन के जो मुस्लिम्स थे, लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने डिस्कस किया था महात्मा गांधी के साथ में अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। अब गांधी जी ने सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी, उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई ताकि वो जितने भी मुस्लिम्स को उनको और जो जितने भी हिंदूज थे उनको यूनाइट करने के लिए। और उन्होंने क्या किया था, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, जब कांग्रेस की जो सेशन हुआ था ना जो कलकत्ता में हेल्ड हुआ था सितंबर 1920 में, तो उस टाइम पे उन्होंने कन्विंस किया था अदर लीडर्स को भी ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ताकि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर सके, ताकि वो जितना भी जो खिलाफत हुआ था ना उसको सपोर्ट कर सके, एज वेल एज फॉर स्वराज के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों। तो उनकी जो फेमस बुक थी ना महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज 1909 में जो पब्लिश हुई थी, तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश यहाँ पे अपना ब्रिटिश का रूल यहाँ पे क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि इंडियंस ने उनको सपोर्ट किया। जो यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग्स थे वो क्या करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश यहाँ पे रूल करने के लिए मतलब रेडी हो गए थे एंड वो हमारे ऊपर फिर डोमिनेट करते चले गए। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, और इस कॉपरेशन की वजह से क्या हुआ, वो सर्वाइव कर रहे थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे। अगर इंडियंस ने रिफ्यूज उसी टाइम पे मना कर दिया होता ना, अगर वो उस टाइम पे कॉपरेट नहीं करते तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स, वो कब का कोलैप्स हो चुका होता विथ इन अ ईयर, 1-2 साल में ही, एंड हमें स्वराज मिल गया होता। अब हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, अब किस तरीके से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो मूवमेंट कैसे बना। तो गांधी जी ने प्रपोज किया था दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब वो बिगिन होगा विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, मतलब जितने भी जो गवर्नमेंट जो टाइटल्स अवार्ड कर दी ना लोगों को, उसको हमें रिटर्न करना होगा, उन टाइटल्स को सरेंडर करना होगा। और जितने भी सिविल सर्विसेज है उनको बॉयकॉट करनी होगी। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो इंडियंस के लोगों को जो अपॉइंट किया जाता था उनको बॉयकॉट करना होगा। स्कूल्स, जो जितने भी वेस्टर्न स्कूल्स थे उन सबको बॉयकॉट करना होगा। फॉरेन गुड्स, जितने भी क्लॉथ्स है ना, जो कि क्या है फॉरेन है, उन सबको बॉयकॉट करना। Then in the case of the government use repression, a full civil disobedience campaign would be launched,
तब क्या हुआ, एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन का लॉन्च हुआ। अब समर के टाइम पे क्या हुआ, 1920 जो ईयर चल रहा था 1920 का, तो समर के टाइम पे महात्मा गांधी और जो शौकत अली थे toured extensively, mobilizing popular support for the movement. Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council election and scheduled for November 1920. इवन उस टाइम पे क्या था, जो कांग्रेस की जो मेंबर्स थे ना, तो 1920 के जो नवंबर था वहां पे क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन क्या हुआ था, शेड्यूल्ड हुआ था, तो उसको भी लोगों ने बॉयकॉट किया। एंड दे फियर दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, उस वजह से क्या होगी, काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट होगी। In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. मतलब कोई मीटिंग ही नहीं हुई जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे या जो इस मूवमेंट को अपोनेंट कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। फाइनली फिर क्या हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 में। अ कंप्राइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज, उसको फिर अडॉप्ट कर लिया गया। अब how did the movement unfold? Who participated in it? How did different social groups conceive of the idea of non-cooperation? इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड है बॉयकॉट। तो बॉयकॉट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएटेड विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग, यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। लाइक आप किसी चीज को रिफ्यूज करना, मना करना उस चीज को, ठीक है, वो यहाँ पे होता है बॉयकॉट का मीनिंग। सो थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।